हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था क्लोज गेम का सीन था, जहाँ पर वो सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ पर सारे कंटेस्टेंट पहुंचेंगे और फाइट स्टार्ट होगी। जबकि इस एपिसोड की शुरुआत में फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बिमिंग और उस लड़की जैंग के दरमियान में फाइट स्टार्ट है। ब्लैक विडो और गू डाओ, जो कि दोनों ही एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर हैं, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बड़ा सा रेजर स्नेक आगे बढ़ता है और बिमिंग को अपने मुंह में ले लेता है, जबकि बिमिंग उसके जबड़ू को खोलकर उसके मुंह के सेंटर में खड़ा होता है। जैंग हंसते हुए उससे कहती है, चैन बिमिंग, तुम्हें क्या लगता है तुम कितनी देर तक इस रेजर स्नेक के मुंह में बचे रह सकते हो। लेकिन साथ ही वो सोच रही होती है, मुझे तो नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी मेरे रेजर स्नेक के अटैक को काउंटर अटैक कर सकेगा। बिमिंग ने बड़ी ही मुश्किल के साथ उस स्नेक के मुंह को खोलकर रखा होता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। लेकिन उसी वक्त जैंग अपनी तीर कमान को उसकी तरफ करते हुए कहती है, चलो मैं तुम पर एक एहसान करती हूँ और तुम्हारी सफरिंग्स को आसान कर देती हूँ। लेकिन जैसे वो बिमिंग पर तीर चलाने लगती है, उसी वक्त हमारी स्नोबॉल आगे बढ़ती है और चिरप चिरप करते हुए उस पर अटैक करती है, यानी जैंग पर अटैक करती है, जिसकी वजह से उसके तीर कमान का मुंह ऊपर की तरफ हो जाता है और उसके सारे तीर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जैंग के कुछ तीरों में से एक तीर सीधा उड़ता हुआ अपने ही रेजर स्नेक की आंख में जाकर लगता है। ये देखकर जैंग भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है, जबकि बिमिंग को मौका मिल जाता है उस स्नेक के मुंह से निकलने का, क्योंकि वो स्नेक बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा होता है। बिमिंग जल्दी से उसके मुंह से बाहर निकलता है और अपने नाइफ को इस्तेमाल करते हुए शैडो स्लाइस मूव को यूज करता है, लेकिन उसकी स्किन पर वो कट नहीं लगा पाता क्योंकि उस रेजर स्नेक की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है। वो रेजर स्नेक फिर से अपना मुंह खोलते हुए बिमिंग को खाने की कोशिश करता है, लेकिन बिमिंग उसे डॉज कर लेता है। बिमिंग कहता है, इसके स्केल्स तो बहुत ज्यादा हार्ड हैं, अब मैं क्या करूं, मेरा तो गॉड लेवल का वेपन भी इसके स्केल्स के अंदर नहीं दंस पा रहा। और साथ ही वो स्नेक अपनी पूंछ को घुमाते हुए बिमिंग पर अटैक करता है। बिमिंग उसकी पूंछ के अटैक की वजह से पीछे जाकर गिरता है। बिमिंग गिरने के बाद फिर से उठता और कहता है, चलो फिर देखते हैं अब तुम मेरे अगले अटैक को कैसे हैंडल करते हो। लेकिन वो रेजर स्नेक अपने मुंह में एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उसे बिमिंग के ऊपर फेंक देता है, जबकि बिमिंग फिर से अपने वही मूव यूज करता है, ब्लड सोल एरोज वाला। वो अपने नाइफ पर अपना ब्लड लगाता है, जिससे वो सोल एरोज क्रिएट करता है। एक तरफ से रेजर स्नेक का एनर्जी बॉल आता है, जबकि दूसरी तरफ से बिमिंग के सोल एरोज आते हैं और वो दोनों आपस में टकराते हैं और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। बिमिंग के सोल एरोज उसके एनर्जी बॉल को डिफ्लेक्ट करते हुए सीधे आगे चले जाते हैं और उस स्नेक के ऊपर जाकर लगते हैं, जिससे वो स्नेक की बॉडी जलना शुरू हो जाती है। बिमिंग उसे कहता है, मुझे लगता है कि ये स्नेक मुझे भी अपने साथ मारना चाहता है, क्योंकि वो स्नेक आग लगने के बाद बिमिंग की तरफ आगे बढ़ता है। उस रेजर स्नेक की पूरी बॉडी ब्लड से लटपट होती है, लेकिन वो फिर भी बिमिंग को घूर घूर कर देख रहा होता है, यानी वो बिमिंग को भी अपने साथ ही मारना चाहता है। ब्लैक विडो भी कहती है, मुझे लगता है कि ये बिमिंग को अपने साथ ही लेकर जाना चाहता है, इसलिए ये यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है। बिमिंग हंसते हुए कहता है, तुम मुझे अपने साथ लेकर मरना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, सपना देखना छोड़ दो। साथ ही बिमिंग अपने वेपन पर फिर से ब्लड लगाता है और अपने वेपन को, जो उसका छोटा सा डैगर होता है, उसे एक लंबी सी तलवार बना लेता है और कहता है, अब मैं तुम्हें हेल में पहुंचा कर आऊंगा। वो स्नेक फिर से अपने मुंह में एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है, लेकिन बिमिंग वहीं पर खड़े खड़े 2-4 स्लैशेस लगाता है। वो सारी स्लैशेस ऊपर की तरफ जाती हैं और उस रेजर स्नेक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती हैं। जैंग अपने रेजर स्नेक के मरने के बाद तालियां बजाना शुरू कर देती है और कहती है, तुम तो बहुत ही कमाल के हो, वाकई में तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, तुम्हारा हर मूव लाजवाब है। जैंग उसे कहती है, तुम्हारे पास की पावर है, तुम्हारे पास मैजिकल वेपन्स हैं, तुम्हारे पास अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, अब मुझे तुम और कौन सी चीज दिखाना चाहोगे मरने से पहले। और साथ ही वो अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करते हुए अपने पास से एक बड़ा सा वेपन निकाले, जो कि एक साइथ होता है। इस तरह का वेपन अमूमन रीपर्स के पास होता है, जो कि सोल को रीप करने के लिए आते हैं। जैंग हंसते हुए बिमिंग से कहती है, अब वक्त आ चुका है कि तुम्हारे जैसे कीड़े को मसल दिया जाए। ब्लैक विडो और गू डाओ भी उसके उस बड़े से साइथ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि बिमिंग अपने छोटे डैगर को लेकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैंग बड़ी स्पीड के साथ अपने साइथ को घुमाती है और उस पर अटैक करती है। बिमिंग अपने डैगर को सामने करते हुए उसके साइड के अटैक को रोकता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। बिमिंग पीछे की तरफ धकेला जाता है, लेकिन अभी तक वो पीछे धकेले जाने की वजह से संभलता भी नहीं कि उसी वक्त जैंग फिर से उस पर अटैक करती है। बिमिंग को फिर से जल्दी से पीछे की तरफ डॉज करना पड़ता है। वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है, लेकिन उसका साथ ग्राउंड पर लगता है, जिससे ग्राउंड शैटर हो जाता है। जबकि जैंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। बिमिंग से कहती है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, जल्दी करो और इसी तरह और ज्यादा फाइट करो, जितना ज्यादा तुम रेजिस्ट करोगे मुझे उतना ज्यादा मजा आएगा। बिमिंग अपने कपड़ों की तरफ देखता है तो उसके कपड़े फटे होते हैं, यानी कि उसके साइथ ने उसकी बॉडी को टच किया था। बिमिंग ने क्योंकि अपनी बॉडी को टेम्पर किया हुआ है, यानी कि उसकी बॉडी में कोई भी वेपन दंस नहीं सकता। बिमिंग कहता है, इसका साइथ जैसे मेरी बॉडी के साथ टच हुआ, इसने मेरी सोल एनर्जी को चोरी कर लिया। बिमिंग उठकर खड़ा हो जाता है और जैंग से कहता है, तुम्हारे पास जो साइथ है, ये जो स्पेशल वेपन है, क्या ये हाफ हॉरिक्रूक्स है? हाफ हॉरिक्रूक्स का नाम सुनते ही ब्लैक विडो और गू डाओ भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ब्लैक विडो गू डाओ को हॉरिक्रूक्स के बारे में बताती है कि मैंने ब्लैक पगोडा
में इसके बारे में सुन रखा है, हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे वेपन्स हैं। कहानियों में लिखा गया है कि इस तरह के वेपन्स को जब कोई मैजिकल वेपन्स क्रिएट करता है और वो उस मैजिकल वेपन्स को क्रिएट नहीं कर पाता तो उससे जो वेपन बनता है उसे हम हॉरिक्रूक्स कहते हैं। यानी कि मैजिकल वेपन को बनाने के दौरान अगर आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो जो वेपन बनेगा उसे हम हॉरिक्रूक्स कहेंगे। ये वेपन ओरिजिनल मैजिकल वेपन की तरह पावरफुल तो नहीं होते, लेकिन ये फिर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ज़ैंग हंसते हुए उससे कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें हॉरिक्रूक्स के बारे में पता होगा। हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक समझा, ये एक हाफ हॉरिक्रूक्स है। इसको सोल साइट कहते हैं। ये किसी की भी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर मैं तुम्हारी बॉडी पर कट भी लगाना चाहूंगी तो ये तुम्हारी बॉडी पर कट नहीं लगाएगा, बल्कि तुम्हारी बॉडी से सीधा तुम्हारी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। मैं तो तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ। जब तुम्हारी बॉडी के अंदर से सारी की सारी सोल एनर्जी को मैं सक कर लूंगी और उसके बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। विमिंग हंसते हुए उसे कहता है, लेकिन तुम्हें ये मौका नहीं मिलने वाला। तुम कभी मेरा ऐसा चेहरा नहीं देख पाओगी। और साथ ही वो फिर से अपने ब्लड को अपने वेपन पर लगाते हुए सोल एरोज वाली टेक्निक परफॉर्म करता है। लेकिन ज़ैंग अपने साइड को जमीन पर मारती है, जिसकी वजह से ग्राउंड के अंदर से बहुत सारी लाइट एनर्जी निकलती है और उसके सारे के सारे सोल एरोज को डिफ्लेक्ट कर देती है। फिर वो विमिंग से कहती है, अब मुझे और बताओ, तुम्हारे पास और कौन सी मैजिकल ट्रिक्स हैं? विमिंग जल्दी से अपने पास से अपनी सोल रिफाइनिंग बेल को निकाल लेता है। ज़ैंग भी उसकी तरफ देखती है और कहती है, ये तो एक मैजिकल वेपन है, लेकिन असली वाला। विमिंग उस बेल के साइज को बड़ा कर लेता है। ज़ैंग हंसते हुए उसे कहती है, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, तुम्हारा ये रियल मैजिकल वेपन भी मेरे सामने बेकार है, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन विमिंग जल्दी से बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे आ जाता है और कहता है, तुम्हें क्या मैं अपने मैजिकल वेपन से तुम पर अटैक करने वाला हूँ। और साथ ही विमिंग अपने डैगर को घुमाते हुए उसके साइड को 2 टुकड़ों में काट देता है और फिर वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है और ज़ैंग को गले से पकड़कर जमीन पर लेटा देता है और उसे कहता है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब ये फाइट यहीं पर खत्म हो रही है। विमिंग ने उसको गले से पकड़ रखा होता है, जिसकी वजह से उसका मैजिक खत्म हो जाता है। गूडाओ और ब्लैक विडो भी वो भी आजाद हो जाते हैं। ज़ैंग विमिंग से कहती है, अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुमने मेरी गर्दन तो पहले से पकड़ रखी है, अब जल्दी से दबा दो। तुम ये बैटल पहले से ही जीत चुके हो, चलो जल्दी करो और मुझे मार डालो। विमिंग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। ज़ैंग उसे कहती है, बस थोड़ा सा और जोर लगाना है और मेरा खेल खत्म हो जाएगा। तुम इस बैटल को जीत चुके हो, तुम विनर हो, तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो ले सकते हो, चलो जल्दी करो और मुझे मार डालो। लेकिन विमिंग उसकी गर्दन को छोड़ देता और कहता है, मुझे इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तियानफेंग सिटी वाले लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, स्टार सिटी में उनका क्या काम है। ज़ैंग फिर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो, तुमने मुझे फिर से हैरान कर दिया। विमिंग उसे कहता है, तुम्ही ने तो कहा था कि मैं ये फाइट जीत चुका हूँ और मुझे सब कुछ मिल सकता है, चाहे तुम्हारी जान भी। मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता, मुझे बस इस सवाल का जवाब चाहिए, अब जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। ज़ैंग उसे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देती हूँ। ज़ैंग विमिंग से कहती है, क्या तुमने कभी डीमन रिफाइनिंग टावर के बारे में सुना है? विमिंग ये नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि गूडाओ को इस बारे में भी नहीं पता होता। वो ब्लैक विडो से कहता है, ये डीमन रिफाइनिंग टावर क्या होता है, क्या तुमने कभी सुना है? ब्लैक विडो को भी नहीं पता होता। विमिंग यहाँ पर हमें डीमन रिफाइनिंग टावर के बारे में बताता है कि डीमन रिफाइनिंग टावर एक बहुत बड़ा टावर है जिसकी 9 स्टोरीज हैं और हर स्टोरी के अंदर खजाना पड़ा हुआ है। इस टावर को एक बहुत ही एंशिएंट हंटर ने बनाया था जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने इसको रिफाइन करने के बाद अपना सारा खजाना और अपनी कुंफू की टेक्निक्स इसकी हर एक बिल्डिंग में छुपा दी हैं। इस टावर के 2 हिस्से हैं, एक तो इसका बाहर वाला हिस्सा है और इसका अंदर वाला हिस्सा है। विमिंग कहता है, अपनी पास्ट लाइफ में मैंने भी एक बार इस डीमन रिफाइनिंग टावर को यूज किया था ट्रेनिंग के लिए, जो कि मुझे 5th एम्परर ने दिया था। इसलिए ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे वहाँ पर कितना ज्यादा खजाना मिल सकता है और कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पर टेक्निक्स हैं। अगर इस तरह की टेक्निक्स किसी लूजर के हाथ में भी दे दी जाए तो वो भी एक कुंफू मास्टर बन सकता है। विमिंग ज़ैंग से कहता है, लेकिन ये डीमन रिफाइनिंग टावर तो स्टार अलायंस वालों की प्रॉपर्टी है, फिर तुम्हारे तियानफेंग सिटी और स्टार अलायंस वालों के दरमियान में ऐसा क्या ताल्लुक है कि उन्होंने तुम्हारे तियानफेंग सिटी को ये डीमन रिफाइनिंग टावर दे दिया? ब्लैक विडो स्टार अलायंस का नाम सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके भाई को उन लोगों ने किडनैप करके वहाँ पर रखा हुआ है, जबकि गूडाओ को स्टार अलायंस के बारे में कुछ नहीं पता। वो कहता है, ये स्टार अलायंस वाला क्या है, क्या ये स्टार अलायंस वाले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं? जबकि ज़ैंग को भी स्टार अलायंस के बारे में कुछ नहीं पता होता। ज़ैंग कहती है, ये स्टार अलायंस क्या चीज है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर लगता है ये स्टार अलायंस वाले बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मैं भी कभी फ्यूचर में इनसे मिलना चाहूंगी। जबकि विमिंग सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि इस लड़की को स्टार अलायंस वालों के बारे में कुछ भी नहीं पता। ज़ैंग उसे कहती है, मैं तुमसे बिल्कुल सच्ची कह रही हूँ, मुझे इस स्टार अलायंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि डीमन रिफाइनिंग टावर इस वक्त फेंगवू के पास है, मुझे तियानफेंग सिटी की प्रॉपर्टी है। विमिंग उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? डीमन रिफाइनिंग टावर तो स्टार अलायंस वालों के पास था, फिर
फिर ये इनके पास कहाँ से आ गया, ये टियानफेंग सिटी वालों ने कहाँ से लिया होगा। बिमिंग जैंग से पूछता है, अच्छा मुझे ये बताओ फेंग वू का यहाँ पर स्टार सिटी में आने का मकसद क्या है। वो आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, सीधी सी तो बात है, वो एक एम्परर का बेटा है, यहाँ पर आने का उसका मकसद यही है, वो स्टार सिटी पर कब्जा करना चाहता है, वो इसको हराकर इस पर कब्जा करेगा। गूडा और ब्लैक विडो भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 36 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।